शायद ही कोई ऐसा होगा जो 8 नवंबर 2016 की डेट भूला होगा। ध्यान दीजिए, क्या था 8 नवंबर 2016 को? नहीं भूल सकते 8 नवंबर 2016 की डेट, क्योंकि उसी दिन नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 के नोटों को सरकार ने एक घोषणा की और उसके बाद नोटबंदी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ विमुद्रीकरण की। हम लोग बात कर रहे हैं विमुद्रीकरण की, जिसको डेमोनेटाइजेशन कहते हैं। ये विमुद्रीकरण होता क्या है पहले समझते हैं। जब कोई सरकार वर्तमान समय में चल रही मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, मात्र एक अनाउंसमेंट से, घोषणा के द्वारा चलन से बाहर कर देती है, उसका वैधानिक अस्तित्व को समाप्त कर देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण, यानी कि डेमोनेटाइजेशन उसको बोलते हैं। और ये घटना कब हुई थी सब जानते हैं। 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। और उस दिन रात्रि 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए। ऐसा किया क्यों गया या ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सरकार का जो भी ऐसा करने का जो मकसद रहा होगा, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। चलन में जो मुद्रा थी, जो बड़ी मुद्रा थी चलन में, यानी कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे, उनका आतंकवादी गतिविधियों में ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, या ब्लैक मार्केटिंग जो कहे, कालाबाजारी को रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए, भ्रष्टाचार आतंकवाद पे नियंत्रण करने के लिए इस तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में जो मुद्रा चल रही थी, उसकी 86% चलन की जो मुद्रा थी उसको अवैध सरकार ने घोषित कर दिया। यानी कि ये अब उस डेट के बाद से अब ये इनकी जो वैधानिक मान्यता थी, जो इनकी ये जो लीगल थे, वो अब अनलीगल करेंसी हो गए थे इंडिया में, भारत में। अब इनको अवैधानिक घोषित कर दिया गया था और उसके बदले में उन नोटों को बैंक में जमा करके नए नोट सरकार द्वारा दिए जा रहे थे। उस वक्त जिन लोगों ने बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइन लगा के समस्या को झेला होगा वही जानते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक कई लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और बहुत कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा इसका शायद असर नहीं पड़ा होगा। 3 वर्ग था जो सबसे ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन से प्रभावित हुआ। जो निम्न वर्ग, जिसे कि डिजिटल इंडिया के बारे में, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके बारे में उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। दूसरा वो वर्ग, जिनका मध्यम वर्गीय वर्ग के वो लोग जिनको जनधन योजना के तहत सरकार जिनके अकाउंट ओपन करके और उनको डिजिटल इंडिया से जिनको जोड़ा जा रहा था, उन लोगों पे इफेक्ट पड़ा। और तीसरा उन लोगों पे इफेक्ट पड़ा जो धनवान तो थे, लेकिन जिनको डिजिटल ट्रांजैक्शंस, लेन देन से जिनको के बारे में बिल्कुल भी उनको कोई ज्ञान नहीं था, अनभिज्ञ थे। ये तीनों ही वर्ग इससे प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि बैंकों में कैश मिलना कम हो गया था, बड़े नोटों को जमा करा लिया गया था, लेकिन उसके बदले बैंक से निकासी पे सिर्फ जमा ही नहीं कराया गया था, बल्कि बैंक से नगद धन निकालने और जमा करने के भी नियमों में परिवर्तन हुआ। आपकी लिमिट तय कर दी गई कि आप बैंक से इतना ही धन का आहरण कर सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे ये तीनों वर्ग प्रभावित हुए, जिन लोगों की डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं था, चाहे वो निम्न वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के धनवान वर्ग के लोग हों, तीनों ही लोग प्रभावित हुए थे। उसके साथ साथ व्यवसाय जगत पे, इसका बिजनेस सेक्टर में भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा, देखने को पड़ा था। हम लोग कुछ पॉइंट्स से समझते हैं कि कैसे इसका बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट पड़ा था। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विमुद्रीकरण का प्रभाव क्या क्या पड़ा डिमोनेटाइजेशन का, और किस किस सेक्टर पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रा और ब्याज की दरें, जो बैंक का जो ब्याज का दर था, कह रहे रोकड़ का लेन देन कम हो गया, कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो गए, सब कुछ बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे गवर्नमेंट ने, सरकार ने फोकस किया, तो बैंक में कैश में वृद्धि होने लगी। बैंक के पास कैश करेंसी पर्याप्त मात्रा होने लगा, जिससे कि बैंकों में के पास धन जब अधिक रहेगा, कैश अधिक होगा, तो निवेश, इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी, वो भी इंक्रीज होंगे।
कैश ट्रांजैक्शन कंट्रोल हुए और बैंक के पास जो डिपॉजिट थे वो इंक्रीज हुए। अगर हम लोग निजी संपत्ति की बात करें तो लैंड प्रॉपर्टी वगैरह इनके भी जो असेट्स थे इनके भी जो प्राइस थे वो डाउन हुए। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन जब कम किए गए और बड़ी करेंसी को कंट्रोल किया गया तो इनके जो प्राइस थे लैंड और बिल्डिंग्स वगैरह की। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की बात करें तो उन पर विमुद्रीकरण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो उसके पहले बहुत कम ही लोग 1-2% लोग होंगे जो इंडिया में डिजिटलाइज नेगेटिव इफेक्ट थे। बहरहाल विमुद्रीकरण क्या है ये आप लोग समझ गए, आपके बिजनेस स्टडी में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और वैसे भी जीके का भी क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण कब हुआ। तो हर दृष्टि से आपके लिए विमुद्रीकरण जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।